नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। झारखंड में हेमंत सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 77% वाला विधेयक पारित कर दिया है। सरकार ने विधानसभा के स्पेशल सेशन में दो महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे थे। इसमें 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को कानूनी दर्जा देने के मकसद से और दूसरा ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने को लेकर है। ये दोनों विषय मौजूदा सरकार के घोषणा पत्र में भी शामिल थे। अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 28%, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% और अनुसूचित जाति एससी के लिए 12% आरक्षण लागू हो जाएगा। आरक्षण के अलावा हेमंत सरकार ने विधानसभा में 1932 भूमि रिकॉर्ड का प्रस्ताव भी पारित कराया। इसके तहत जिन लोगों के पूर्वज 1932 से पहले इस क्षेत्र में रह रहे थे और जिनके नाम उस वर्ष की भूमि अभिलेखों में शामिल थे, उन्हें प्रस्ताव लागू होने पर झारखंड के स्थानीय निवासी माना जाएगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आरक्षण प्रणाली को पहले कैबिनेट से पास किया, लेकिन पास होने के बाद भी झारखंड में ये लागू नहीं होगा। झारखंड सरकार इस विधेयक को सदन से पास करने के बाद केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अगर केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती है तो ये नई आरक्षण प्रणाली झारखंड में लागू हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस पर केंद्र सरकार क्या रवैया अपनाती है। सीएम हेमंत ने ये कवायद ऐसे वक्त में अब की है जब अवैध खनन मामले में वे प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं और उनकी विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि ये 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी का किया हुआ वादा था, जिसे उन्होंने अब पूरा कर दिया है। इसके साथ ही सोरेन ने अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। इन दोनों विधेयकों को पारित कराए जाने को हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। झारखंड को बने 22 साल हो गए। इस दौरान आदिवासी बहुल इस राज्य पर अधिकांश समय तक बीजेपी ने ही शासन किया है, लेकिन बीजेपी की सरकारें एससी एसटी समेत ओबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ा सकी। हालांकि बीजेपी ने भी सदन में बिल की संवेदनशीलता को देखते हुए इसका समर्थन किया है। ऐसे में हेमंत सोरेन और यूपीए सरकार ने ये कदम उठाते हुए राज्य में ये जताने की कोशिश की है कि सच्चे मायने में वही आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के हितैषी हैं। हेमंत सोरेन ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर अब गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। अगर केंद्र सरकार उसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करा पाती है तो तमाम विपक्षी पार्टियां इसका दोष सीधे सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर मढ़ेंगी और आमजन के बीच ये राय बनाने की कोशिश करेंगी कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और दलितों, पिछड़ों की हिमायती नहीं है। दूसरी बात, पड़ोसी राज्यों खासकर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह में भी आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग हो सकती है। इससे आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बीच 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ हवा बन सकती है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में सेंधमारी करने की वजह से ही बीजेपी को लगातार 2 लोकसभा चुनावों में अजय बढ़त मिली थी और पिछड़ों की राजनीति करने वाले दलों को मुंह की खानी पड़ी थी। अगर विपक्षी दलों की रणनीति जमीन पर उतरती है और हवा बनती है तो इसे मंडल बनाम कमंडल 2 कहना गलत नहीं होगा। तो आरक्षण को बढ़ाकर 77% कर दिया है हेमंत सोरेन सरकार ने और यहां पर पूरी कोशिश की गई है जो पिछड़ा वर्ग है उसे और ज्यादा अपने पाले में किया जा सके, उसे और रिझाया जा सके। साफ तौर पर इस फैसले से यही साफ हो जाता है। हालांकि ये जो फैसला लिया गया है, जो 2 विधेयक पारित हुए हैं, वो उनके घोषणा पत्र में ही था, लेकिन अब ये जो अहम फैसला यहां पर लिया गया है, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में क्या रिएक्शन होता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या ये विधेयक पारित होने के बाद कानून बन पाता है और इसका कितना फायदा उन लोगों को मिल पाता है जिन्हें यह आरक्षण दिया गया है, क्योंकि अब 77% आरक्षण हो गया है। आपको बता दें जो पिछड़ा वर्ग है उनका झारखंड में, तो इसे बढ़ा दिया गया है अब 14% और बढ़ाकर ये 77% हो गया है।
और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर.के. मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सरोज कुमार सिंह जी हमारे साथ नेता जेएमएम हैं, वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले सरोज कुमार सिंह जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि अब ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। जो आरक्षण है उससे 14% बढ़ाकर अब 77% वो हो गया है राज्य में। और इस मौके पर ये जो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, क्या वजह इसके पीछे मानी जा रही है? हालांकि ये आपके घोषणा पत्र में पहले ही था, लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन पर लगातार जो तलवारें लटकी हुई है ईडी की, क्या इस नजरिए से भी ये अब यहाँ पर फैसला लिया गया है? किस तरह से अब इसे देखा जाए, क्योंकि सवाल तो उठ ही रहे हैं। जी, ये ईडी की जो तलवार लटक रही है, ये कोई मामला नहीं है। ये मामला है ऑपरेशन लोटस का, कि सरकार को एन कैन प्रकार सरकार के मुखिया को परेशान करके पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की एक साजिश है। ईडी का कोई जगह ही यहाँ नहीं बनता है। रही आरक्षण की बात, तो आरक्षण तो पहले भी जो है तो 12% था, उसको जो है 27% किया गया। जो 14% था उसको 28% किया गया। और जो है अनुसूचित जाति का जो है आरक्षण जो है 12% है। मिला के ये 67% आरक्षण हो रहा है। ईडब्ल्यूएस को लेकर 67% हो रहा है। तो ये जरूरी था। यहाँ इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, जी, तो आपको लगता है ये आरक्षण देने के बाद, अभी फिलहाल तो ये विधेयक पारित हुआ है, क्या कानून ये इतनी आसानी से बन पाएगा? क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो गेंद है केंद्र के पाले में है, तो केंद्र की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन हो सकता है इसमें, और केंद्र क्या फैसला लेगा? आपको क्या लग रहा है? ये पिछड़ी हुई राज्य है, और आज इतना ज्यादा पिछड़ने का वजह ही भी भारतीय जनता पार्टी ही है। क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ जो है लगभग 18-19 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और इतना पिछड़ापन है, इतना गरीबी है यहाँ। तो इसलिए भारत सरकार को देखना होगा, और यहाँ से एक महागठबंधन के शिष्टमंडल जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे। मिलने के बाद उनको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा जाएगा। कैबिनेट से पारित है, विधानसभा से पारित है, अब इसमें कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जी, चलिए ठीक है। रमाकांत जी, आपको क्या लगता है, क्या केंद्र इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करेगा? आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से? चारा जी, देखिए ऐसा है, यहाँ पर झारखंड सरकार की नियति के ऊपर में मुझे थोड़ा सा सवाल इसलिए लग रहा है, सुनना चाहिए, क्योंकि आज 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, इनके मैनिफेस्टो में उसी समय में था। आज 2022 हो रहा है, ये 3 साल लगे क्यों? पहली बात। दूसरी बात, समाज के उत्थान के लिए हमेशा से ही भाजपा ने अपनी नीति और रीति बिल्कुल स्पष्ट करके रखी हुई है। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए वो कभी भी पिछड़ती नहीं है। आपने देखा होगा जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस ईडब्ल्यूएस को लेकर के अभी उन्होंने निर्णय दिया है, आपने देखा होगा जो कि बहुत ऐसी पार्टियां हैं, बहुत ऐसे नेता थे जो इस चीज को बिल्कुल प्रखरता से इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर में जो है मुहर लगाई है, तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं जो समाज के कोई भी, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, बिल्कुल हम उसके उत्थान के लिए हम लगे हुए हैं। झारखंड में देखा आपने जिस तरह से भ्रष्टाचार, आज हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर में जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, ये ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी ही स्पष्टता और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इन लोगों के पास से आपने देखा किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स के अंदर से 50-50 करोड़ के कैश निकलते हैं, जहां पर जो है सो अलग से एक मशीन लेकर के जाई जाती है, फिर नोटों को गिना जाता है। ये सारे भ्रष्टाचार में इस तरह से लिखते हैं, चाहे वो आप देखेंगे कोई भी विधायक हो या मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेट्स हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही, अगर मान लीजिए किसी समाज के उत्थान के लिए हमने विरोध नहीं किया, हमने समाज के उत्थान के लिए जहाँ पे भी हमें लगा जो कि नहीं आरक्षण है, ये तो 77% कहने की बात कर रहे हैं। मैं तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और नागालैंड जैसे उसमें वहां पर तो 80% है। तो इसके लिए इनके मैनिफेस्टो में था, इन्होंने किया है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक बात है केंद्र सरकार की 9वीं अनुसूची में जिस तरह से जब वो जाकर के सूचीबद्ध होगी, तब जाकर के निश्चित हम देखेंगे बिल्कुल इस चीज के ऊपर में, और जो जहाँ पर भी समाज के उत्थान के लिए जो बेहतरी होगी, समाज के उत्थान के लिए अगर कोई और ऐसा काम होगा, कोई ऐसे बिंदु जो इनसे रह रहा होगा, तो अगर छूट रहा होगा, तो हम उस चीज को उसमें ऐड करके, अगर आप इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक राय ये भी बन सकती है आप लोगों के खिलाफ कि आप लोग आरक्षण के हिमायती नहीं हैं, और जो विपक्ष है वो आपके ऊपर फिर हमलावर होगा इसको लेकर। नहीं, कभी भी हम आरक्षण के खिलाफ, मैंने आपको यही चीज कहा, आरक्षण होता ही इसी चीज के लिए है, जो समाज के कोई भी वर्ग, कोई कमजोर है,
अगर हर तरह से आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, कहीं पे भी अगर कमजोर नजर आता है तो उसी के उत्थान के लिए आरक्षण होता है। और आरक्षण के लिए हम कभी भी अगर हम 130 करोड़ जनता को साथ लेकर के अगर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें आरक्षण भी होता है और समाज के हर एक वर्ग होते हैं, इसलिए हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे। लेकिन ये जरूर है जो कि इसमें जहां कभी कोई ऐसी बिंदु रह रहा होगा उस चीज को हम जरूर देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर में निर्णय दें। जी, तो आपको नहीं लगता है कि फिलहाल हेमंत सोरेन ने पूरी तरह से गेंद आपके पाले में यानी कि केंद्र के पाले में डाल दी है, अपनी तरफ से विधेयक पारित कर दिया है, क्योंकि कानून अब बनेगा तो फिर वहां से जब रजामंदी मिलेगी उसके बाद ही बन पाएगा ना? नहीं, देखिए कोई गेंद पाले की बात नहीं है। देखिए हर एक सरकार अपनी अपनी नीति लाती है और जनता के हित में कहाँ पर क्या है नहीं है जनता उसमें ऐसा लगता है। देखिए विपक्ष और पक्ष होता क्या है, जैसे पक्ष ने जो है सो कोई नीति लाई, कोई पॉलिसी लाई, अब उसको लगता है विपक्ष को जो कि नहीं इस पॉलिसी में ये ऐड होना चाहिए, ये पॉइंट ऐड होना चाहिए, ये बिंदु ऐड होनी चाहिए, तो समाज का जो वर्ग है वो और भी बेहतरी की तरफ जाएगा। इसीलिए विपक्ष किसी चीज के ऊपर में प्रश्न उठाता है। आज भी अगर हम प्रश्न उठाएंगे अगर तो हम उसी चीज को लेकर के उसके विरोध में खड़े नहीं होंगे, उसी चीज के ऊपर में प्रश्न उठाएंगे। और गेंद पाले की बात नहीं है, सरकार है वहाँ पर, हेमंत सोरेन जी की सरकार है वहाँ पर, वो अगर पॉलिसी कोई लाते हैं, हाँ कोई गलत लगेगा तो विरोध करें। चलिए ठीक है सरोज कुमार जी, अब ये जो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है आपके घोषणा पत्र में था, लेकिन इतना वक्त क्यों इसको लग गया? लाते लाते 3 साल हो गए हैं, इतनी देरी से क्यों लाया गया ये फैसला? क्या वजह है इसके पीछे? 2-2.5 साल तो हम लोग कोरोना में परेशान हो गए। सरकार आई और कोरोना जो है हम लोगों पर सवार हो गई। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बताना चाहता हूं कि जितने ब्यूरोक्रेट के पैसे निकले हैं ये तो इन्हीं के अर्जुन मुंडा के सरकार के जो है मनरेगा घोटाला का पैसा है, रघुवर दास के घोटाले के पैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की गंगा में नहाती है और लोगों को कहती है कि हम तो गंगा में नहा लिए। इनको तो मेरा कहने का मतलब है जरा सा भी शर्मो हया नहीं है। पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है ये भ्रष्टाचार में आलिप्त है। आज जो हम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, झारखंड में इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है और जो कमी बेसी है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही मेहरबानी है। आज झारखंड को बने हुए 22 साल हुआ है, कमोबेश 18-19 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही है। और आज इन्हीं के ही नीतियों के वजह से और भ्रष्टाचार के वजह से आज हम लोग इतने पिछड़े राज्य के गिनती में आ रहे हैं। आज हमारे सरकार ने देखिए 100 यूनिट बिजली फ्री किया। हम बात कर रहे हैं आरक्षण पर दाव की, क्योंकि अभी विधेयक पारित किया है हेमंत सोरेन सरकार ने, 77% आरक्षण हो गया है पिछड़ा वर्ग का झारखंड में। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ, और रमाकांत जी आपके पास आना चाहूंगी अब मैं। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले सरोज कुमार जी कह रहे थे कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से आज भी जो झारखंड है वो पिछड़ा राज्य में ही आता है, इस तरह के आरोप वो लगा रहे थे। और साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहूंगी कि आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए झारखंड ने तो बढ़ा दिया है इसे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य हैं वो भी अब इसकी मांग करेंगे कि वहां पर भी आरक्षण बढ़ाया जाए। देखिए जयरा जी, यहाँ पर एक चीज जरूर समझने की है, जो कि एक कोई भी राज्य अगर मांग करता है और अपने, मैं फिर भी वही चीज कहूंगा, जो कि अगर कोई भी वर्ग, कोई भी समाज के उत्थान के लिए अगर उसमें आरक्षण की आवश्यकता है तो कोई भी राज्य अगर मांग करता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, बल्कि उनको उत्थान करने का पूरा हक है और उस समाज का उत्थान होना ही चाहिए। जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड की बात हो चाहे पूरे प्रदेश की बात हो, चाहे मैं कह रहा हूँ पूरे देश की बात, आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, निश्चित तौर पर जो पहले जो स्पीड, किसी गाड़ी की स्पीड पहले 40 थी वो आज 140 की स्पीड से चलता है। अगर हम कह रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार किसी भी मामले में अगर पीछे है तो मुझे तो लगता है जो कि इनके ऊपर में तो प्रश्न इन्हीं के ऊपर में लगना चाहिए। आज अगर आरक्षण के लिए अगर इन्होंने ओबीसी को बढ़ा करके इन्होंने बढ़ाया है आरक्षण के, ये पहले 60 था आज 77 किया है इन्होंने, मुझे लग रहा है 3 साल इनको लगे क्यों? ये जो कोरोना की दुहाई दे रहे हैं, कोरोना तो पूरे देश में था, पूरे विश्व में था, तो ये कोरोना का दुहाई दे करके आप बच नहीं सकते। मैं एक ही चीज प्रश्न करूंगा, जो 3 साल लगे क्यों मैनिफेस्टो को आपको लागू करने के लिए? आज अगर मान लीजिए 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध होने के लिए आप केंद्र सरकार के पास भेजेंगे, आज अगर ये 3 साल पहले किए रहते तो आज मुझे लगता है जो कि वहां पर आरक्षण लागू हो गया रहता, लेकिन आपने नहीं किया। अब कोरोना का दुहाई दे करके आप बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के साथ कोई भी धोखा, हम बिल्कुल उसके विरुद्ध में खड़े रहेंगे और हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस चीज के लिए आवाज जरूर उठाएं। जी।
रमाकांत जी, देखिए, आरक्षण जब पिछड़े वर्गों को दिया जाता है, आपको लगता है सिर्फ एक आरक्षण देने से ही उनका उत्थान हो सकता है? क्या वो आगे बढ़ सकते हैं समाज में? क्या आरक्षण के जरिए ही उन्हें बढ़ावा मिल सकता है? क्या मतलब ये जानना चाह रही थी। बहुत अच्छा जयराज जी आपने प्रश्न किया, क्योंकि केवल आरक्षण ही एक आधार बना करके आज किसी समाज को उत्थान नहीं कर सकते, बल्कि उसकी अवेयरनेस, उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उनकी जो है सो जो रोजगार है, वो ये सारी चीजें जब फैक्टर काम करती है, खास करके उस समाज के उत्थान के लिए आरक्षण ही एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इनके मैनिफेस्टो में ये भी होना चाहिए था, जो कि शिक्षा का बेहतर हम करेंगे। ये हालांकि मूलभूत सुविधाएं हैं, ये आप लिखें मैनिफेस्टो में या न लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जरूर इनके मैनिफेस्टो में होना चाहिए था। पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आरक्षण, सब कुछ होना चाहिए था, तभी जाकर के झारखंड जो है सो और बेहतर की तरफ जाता। आज देखेंगे जो कि झारखंड के अंदर में जिस तरह से माइनिंग, जितने खनिज पदार्थ हैं, मुझे लगता है जो कि ये सेक्टर तो और डेवलप हो सकता था, लेकिन खास करके जिस तरह से नीति अपनाई गई, मैं कह रहा हूँ आज इन लोग कह रहे हैं जो ने 17-18 साल से भाजपा ने किया, प्रदेश को यहाँ तक लाने के लिए भाजपा ने जो प्रयास किए, उस चीज को जनता भी समझ रही है। और आज 3 सालों के अंदर में जिस ये सवाल भी उठ रहे थे रमाकांत जी कि आपकी भी काफी वक्त तक सरकार रही है झारखंड में, लेकिन आप लोगों ने कभी इस दिशा में कोई अहम कदम क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल उठाया। आज देखेंगे झारखंड भी जो है सो बिल्कुल समानांतर खड़ी है, लेकिन आज अगर भ्रष्टाचार में लिप्त ये राज्य सरकार आज 3 साल से, हमने और आपने सबने देखा, ईडी और सीबीआई किसी का हथियार नहीं होता, केंद्र सरकार का ये हथियार नहीं है। ये आपके सामने, जनता के सामने हमने देखा है जो कि किस तरह से नोटों की गड्डियां निकल रही है, आपके किस तरह से गाड़ियों में से, डिक्की में से नोटों की बंडल निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है, इसीलिए किसी के ऊपर में भ्रांति फैला करके आप किसी पर में आप अगर लांछना लगा रहे हैं तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। जनता को उनकी बेहतरी के लिए जो प्रयास हो वो करना चाहिए राज्य सरकार को, और ये सुनिश्चित भी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, सरोज जी, आपको क्या लगता है? वही सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या सिर्फ आरक्षण लागू करके ही आप पिछले वर्गों का उत्थान कर सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं? और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके जरिए आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, माइनिंग की बात ये करते हैं, 1,36,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास झारखंड सरकार का रॉयल्टी बाकी है। जब जब मांगने की बात हम करते हैं, कभी ईडी को भेज देते हैं, कभी आईटी को भेज देते हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आईटी की जो अभी रेड हो रही थी, सारे में भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का स्टिकर लगा हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ईडी और आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अगर नहीं करती तो आईटी के गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल का स्टिकर कैसे लगा होता। रहा अवेयरनेस की बात, तो अवेयरनेस हम लोग चला रहे हैं। हम लोग तरह तरह के कोचिंग सेंटर चला रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से। आकांक्षा है, कौशल विकास का काम कर रहे हैं हम लोग यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी का तैयारी कराने का अलग अलग सरकार की तरफ से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ताकि बच्चे पढ़े और झारखंड बढ़े। इन लोगों का कहने का मतलब है झारखंड क्या बढ़ाना चाहेंगे। इनके पूर्व की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपया का मोमेंटम झारखंड घोटाला किया है। जो उद्योग लगाने के लिए अवेयरनेस करना था, वो पैसा इनके रघुवर दास जी हार गए, और जनता सब देख रही है। जनता नहीं देखती तो इनके पूर्व के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास जी विधायक का चुनाव हार जाते। चलिए सरोज जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना, बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं और ईडी बीजेपी के इशारे पर कर रही है, लेकिन अगर आप लोग सही हैं, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो वो जांच में साफ हो जाएगा, इसमें डरने की क्या जरूरत है? जी, हम लोग तो तैयार ही हैं, ये लोग कुछ भी कर दे सकते हैं। ये लोग इधर जो है सरकार के मुखिया को ईडी आईटी के द्वारा आईटी के द्वारा परेशान करेंगे, उधर ऑपरेशन लोटस का व्यवस्था करेंगे। अभी इनके हेमंत विश्व शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री जी का सीधा नाम आ रहा था, जो कि पश्चिम बंगाल के सीआईडी को इन्होंने जांच नहीं करने दिया। वो जो है हेमंत विश्व शर्मा जी ऑपरेशन लोटस खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो है सारा ठेका लिए हुए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं, वापस आरक्षण की बात पर आ जाते हैं। सरोज जी, देखिए, आरक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया है, विधेयक पारित किया है, तो आप लोगों ने भी यहाँ पर केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है, मतलब अपनी तरफ से आप लोग बरी हो गए कि हाँ भाई हमने तो कर दिया था। अब केंद्र के ऊपर निर्भर करता है कि आगे इसको कानून बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो आपको नहीं लगता है कि आपने यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए दिखाई दिए हेमंत सोरेन? जी, ये तो मेरा मैनिफेस्टो में था।
पूर्व की बाबूलाल हाँ, मरांडी मैनिफेस्टो जी में की था, मतलब सरकार अपनी ने, तरफ से तो उन्होंने कर दिया, मतलब अब केंद्र के ऊपर निर्भर करता है ये। जी 2002 में बाबूलाल जी ऐसा जो है एक विधेयक लाए थे जो कैबिनेट से ही पारित करा के कर दिए थे, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने जो है रोक लगा दिया। बाद में इन लोगों का देखिए मास्टर स्ट्रोक खेले, इन लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाते तो आज जो है ये लागू हो जाता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके कथनी और करनी में फर्क है। चलिए ठीक है, रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं शायद आपकी बात बिल्कुल का। जयरा जी, देखिए ऐसा है, ये 2022 में जब ये विशेष सत्र बुला करके जब ये 2 विधेयक पास कराने की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं जो कि जब ये सत्ता में आए थे उसी समय में अगर ये प्रयास करते तो मुझे लगता है जो कि आज ये वहां पर झारखंड वासियों के लिए लागू हो जाता। आज वो जनता लाभान्वित हो रही है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज देखिए जब चुनाव, उस समय आपने लॉकडाउन लगा दिया बिहार और उत्तर प्रदेश। जी आ रही हूँ सरोज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, बात सुन लीजिए पहले पूरी। नदियां गंगा में जो है लाश तैर रही थी। अब देखिए क्या है 2024 में जब चुनाव के नजदीक होते हैं तब जाकर के इन्होंने जो है इस तरह के पास, मतलब हमने अपना काम कर दिया, हमने तो अपनी राजनीति कर ली, अब ये केंद्र सरकार के पाले में हमने दे दिया जो कि अब केंद्र सरकार निर्णय करे। अरे केंद्र सरकार के पास अगर आप पहले भेज दिए रहते तो शायद लगता है जो कि जनता बिल्कुल उससे बिल्कुल लाभान्वित हो रही होती और हम समझते हैं कि वहां पर ये लागू हो गई रहती, लेकिन आपने नहीं किया। ये सारी कमियां, ये सारी कमियां राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए जो कि हर एक चीज कोई भी जनता के लाभ के लिए, जनता के हित में जो भी फैसले हो उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। चलिए ठीक है, सरोज जी रखिए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी हम कहना ये चाह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के गलत पॉलिसी के वजह से ऐसा हुआ। 2002 में जब झारखंड का निर्माण हुआ था, आदरणीय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय भी इन लोगों ने कैबिनेट से पारित किया। उस समय ये लोग अगर विधानसभा से पारित करा के 9वीं अनुसूची के लिए भारत सरकार को भेज दिए होते तो आज ये दिक्कत नहीं होता। वो कैबिनेट से पारित कराए थे, इसलिए हाईकोर्ट के द्वारा उस पर स्टे करा दिया गया। तो यही लोग तो गलती करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि झारखंड पिछड़ा रहे और बराबर यहाँ के पैसे को भ्रष्टाचार के माध्यम से लूट के। चलिए ठीक है रमाकांत जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, कहिए रमाकांत जी। ठीक है सरोज जी, समय की कमी अभी मेरे पास, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है जयरा जी, देखिए ऐसा है, मैं कोई भी चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो कि अगर हमारी सरकार ने नहीं उस चीज को किया, लेकिन आपने ही अगर किया तो कौन सा आपने जो है सो आज सत्ता में आते ही आपने कर दिया। मैं वही तो चीज गिना रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जहां पर आपकी कमी है उस चीज को आपके सामने रख रहा हूं। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इतनी लेट लतीफी। चलिए ठीक है, वैसे आर.के. मिश्रा जी आपकी भी सरकार काफी वक्त पर भी थी वहां पर राज्य में, लेकिन आप लोग भी कर सकते थे, मगर आप लोगों ने भी नहीं किया। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में और आरक्षण पर दाव में। अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।